हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक एंड वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। आज हम एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक की डिस्कशन करने वाले हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्पेसिफिकली हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ की बातें करने वाले हैं। तो लेट्स गेट ऑन विद इट। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? ये वो लॉ है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे थे बचपन से कि भाई एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, ठीक है। One form of energy can be converted into other form of energy. Energy can neither be created nor be destroyed. Right? ये स्टेटमेंट हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब इस लॉ को मैथमेटिकली और भी तरीकों से इंटरप्रेट किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे समझना है। सबसे पहले तो ये वाला देखिए, Q सिस्टम प्लस Q सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। यह भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आइए देखते कैसे। Q सिस्टम की वैल्यू क्या हो गई? माइनस Q सराउंडिंग। दैट मींस सिस्टम जो एनर्जी गेन करेगा, सराउंडिंग वो एनर्जी लूज करेगा। बेटा साइन कन्वेंशन क्या होती है Q की, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अगर कहीं पे एनर्जी का गेन होता है तो उसके Q को हम पॉजिटिव बोलते हैं। अगर कहीं पे एनर्जी का लॉस होता है तो उस Q को हम नेगेटिव बोलते हैं। तो Q सिस्टम इज इक्वल टू माइनस Q सराउंडिंग। अगर तो Q सराउंडिंग की वैल्यू पॉजिटिव है तो सिस्टम की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। मान लेते हैं सराउंडिंग की वैल्यू है पॉजिटिव 100 किलो जूल। दैट मींस सराउंडिंग गेन कर रहा है 100 किलो जूल, तो Q सिस्टम की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 100 किलो जूल। दैट मींस सिस्टम लूज कर रहा है 100 किलो जूल्स। समझ आ रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन कैसे वैलिड हो रहा है? आइए दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है ये वाला, Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U। अब इसको ढंग से समझते हैं। ये सारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है बेटा। अब Q आपका पॉजिटिव है जब सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है ना। जब आपने सिस्टम को कुछ एनर्जी दी तो उस Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी। W की वैल्यू पॉजिटिव तब होगी, W का मतलब होता है वर्क। वर्क पॉजिटिव तब होगा जब आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो कि आपके पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है ना। ऊपर से पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर पा रहा है। तो आपने जैसे ही पिस्टन को नीचे की तरफ पुश किया, आप सिस्टम की गैस पे वर्क कर रहे हो। आपको समझ आ रहा है? आप वर्क कर रहे हो सिस्टम पे, बाहर से आप फोर्स लगा रहे हो, पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है, तो वर्क की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव होगी। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। अब ओवरऑल थोड़ा सिनेरियो समझने की कोशिश करना कि आपने एक सिस्टम लिया, उसको मान लो 100 किलो जूल हीट दी, तो Q की वैल्यू प्लस 100 आ जाएगी। अब आपने वर्क भी 100 किलो जूल किया, तो आपने हीट भी 100 किलो जूल दी, आपने वर्क भी 100 किलो जूल्स किया, तो टोटल Q प्लस W की वैल्यू कितनी होगी? 200। तो ये 200 की एनर्जी जाएगी कहां? आपने तो एनर्जी दे दी ना, हीट के फॉर्म में या वर्क के फॉर्म में आपने एनर्जी दे दी सिस्टम को, और ये एनर्जी जाएगी कहां? उसकी इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू की हम डिटेल में बातें थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। आज की प्रेजेंटेशन में, आज की छोटी सी वीडियो में इसकी बात नहीं हो पाएगी, लेकिन डेल्टा यू का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि सिस्टम अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है टू स्टोर दैट एनर्जी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने Q 100 दे दिया, W भी 100 दे दिया, तो डेल्टा यू की वैल्यू 200 होने वाली है। ठीक है। तो अगेन दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आइए थोड़ी सी बातें और करते हैं फर्स्ट लॉ की। यहां पे मैंने कुछ साइन कन्वेंशंस की बातें कर रखी हैं जो कि मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं कि वर्क डन पॉजिटिव होगा व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, दैट मींस कंप्रेशन वर्क की बात हो रही है यहां पे। वर्क इज नेगेटिव व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क इज डन बाय द सिस्टम का मतलब एक्सपेंशन वर्क की बात हो रही है। नेक्स्ट, Q is positive when heat is supplied to the system। मतलब अगर सिस्टम हीट गेन करेगा तो Q की वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर सिस्टम लूज करेगा हीट तो Q की वैल्यू नेगेटिव है। राइट। एक छोटा सा डायग्राम इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए नीचे लगाया गया है। आराम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप पॉज करके वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सेकेंड लॉ थोड़ी सी टेढ़ी खीर है ना। इसको समझना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? ये कहता है कि दुनिया में कोई भी प्रोसेस
कोई भी प्रोसेस तब होता है जब यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है ना। काफी इंटरेस्टिंग चीज स्टेटमेंट सुनने में लगती है कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होता है, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होता है अगर यूनिवर्स की, यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ती है। अब इस लॉ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एंट्रोपी के बारे में जानना है डिटेल में। अगेन यहां पे बात नहीं हो पाएगी, बट मैं थोड़ा सा तो जरूर बताऊंगा व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी के अंदर हम डिग्री ऑफ रैंडमनेस मेजर करते हैं सिस्टम की, या फिर डिग्री ऑफ रैंडमनेस मेजर करते हैं सराउंडिंग की। डिपेंड करता है हम किसकी एंट्रोपी निकालने की बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ती है तो एंट्रोपी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सुबह सुबह मैं अपने घर से निकला और मैंने अपने जूते को बहुत ढंग से पॉलिश किया, धीरे धीरे मैं पूरा दिन जब स्पेंड करूंगा तो मेरे जूते की पॉलिश खराब हो जाएगी। मेरे जूते की पॉलिश के जो पार्टिकल्स हैं वो रूम में फैल जाएंगे, यहां फैल जाएंगे, वहां फैल जाएंगे। दैट मींस रैंडमनेस बढ़ेगी। ये लॉ भी यही कहता है कि कोई भी काम होता ही तभी है अगर यूनिवर्स की रैंडमनेस बढ़ती है। यूनिवर्स की रैंडमनेस, सिस्टम की नहीं, सराउंडिंग की नहीं, यूनिवर्स की। ऑलराइट, इसका एक और एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे इस रूम के एक कोने से मैंने गैस रिलीज कर दी, अब ये गैस पूरे रूम में फैल जाएगी। दैट मींस इस गैस की रैंडमनेस बढ़ रही है। जैसे ये गैस फैल रही है रूम के अंदर, इसकी रैंडमनेस बढ़ रही है। दैट मींस गैस फैल इसलिए रही है क्योंकि यूनिवर्स की रैंडमनेस बढ़ रही है। समझ आ रही बात? यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहां पे दिमाग में आता है कि भैया क्या सिस्टम हमेशा रैंडम होगा तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा? द आंसर इज नो। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में बताऊं। ये लॉ ये कहता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होनी चाहिए फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज का मतलब है सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब है हो सकता है कि सिस्टम की एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो, सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो, और दोनों को ऐड करके आंसर फिर भी पॉजिटिव आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, डेल्टा एस सिस्टम इज -10, डेल्टा एस सराउंडिंग इज +20, तो -10 + 20 स्टिल बिकम्स +10, राइट। तो यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं लॉ। ये लॉ बिल्कुल भी नहीं बोलता कि ऐसा प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें सिस्टम की एंट्रोपी कम हो। ठीक है, सिस्टम की एंट्रोपी कम भी हो सकती है, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ भी सकती है। लॉ ये कहता है यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़नी चाहिए। और अगर आपका प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है तो डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू 0। दैट मींस डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। आई थिंक ये सारी कहानी समझ आई गई होगी। अगले लॉ की तरफ चलते हैं। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लॉ काफी इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। इस लॉ की बात करते हैं। ये लॉ ये कहता है कि कोई भी चीज, ठीक है, अगर आप परफेक्ट क्रिस्टलाइन बना लेते हो उस चीज को और उसको आप 0 केल्विन तक ले जाते हो, ठीक है, उस मोमेंट पे उसकी एंट्रोपी 0 होती है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, कोई भी चीज होती है, जैसे कोई मॉलिक्यूल है, उसकी मोशन होती है, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन होती है ना, मॉलिक्यूल ट्रांसलेट करता है XYZ एक्सिस में, उसकी रोटेशनल मोशन होती है और उसकी कुछ वाइब्रेशनल मोशन होती है। मोशन काफी कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब मॉलिक्यूल चल भी रहा है ना, मॉलिक्यूल रोटेट भी हो रहा है और मॉलिक्यूल साथ साथ वाइब्रेट भी हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे किसी भी मॉलिक्यूल को देखते हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी, कुछ ना कुछ मोशन तो होगी। लेकिन ये लॉ ये कहता है आप उस चीज को 0 केल्विन पे ले जाओ। 0 केल्विन एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, आज तक हमने कभी अचीव नहीं किया। बहुत क्लोज पहुंचे हैं 0 केल्विन के, बट 0 केल्विन आज तक अचीव नहीं हुआ है। तो अगर आप किसी भी चीज को 0 केल्विन तक ले जाते हो, तब आप उसकी मोशन एनालाइज करते हो, आपको समझ आता है कि इसकी तो एंट्रोपी 0 है, मतलब ये तो मूव ही नहीं कर रहा। इट इज प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना कि फ्रीज हो गया मॉलिक्यूल, वो स्टेट अचीव कर जाता है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऐसा बोला गया है कि एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होता है उसकी 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 होती है। अब इस लॉ से हमें बहुत फायदे हुए। एक तो हमें समझ आ गया कि इस 0 से कम एंट्रोपी नहीं हो सकती। 0 केल्विन पे 0 एंट्रोपी है, दैट मींस एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस लॉ से एक तो चीज हमें समझ आई कि एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है, और दूसरा हमें 0 मिल गया।
अगर हमें जीरो मिल गया दैट मीन्स हम बाकी की सब्सटेंसेस की एंट्रोपी निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है बेटा? जीरो का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास जीरो है तो हम 1 2 3 4 डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें किसी सब्सटेंस की एंट्रोपी जीरो पता है दैट मीन्स हम बाकी सब्सटेंस की एंट्रोपी उसके रिलेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एब्सोल्यूट एंट्रोपी को डिफाइन करने में हेल्प करता है लॉ, और दूसरा ये समझाता है कि एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो गाइस आज के छोटे से लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको बहुत अच्छी लगी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।